ओके बच्चों, तो हमने पिछली बार ऑस्मोसिस तक कंप्लीट किया था, आज आगे क्या करते हैं। ओके, तो अगर आप हम लोग वैन हॉफ फैक्टर की बात करते हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, वैन हॉफ फैक्टर जो है ये इमेजिनरी नंबर नहीं है, आई जो आप पढ़ते हो वो नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, ये अलग है, आई इसका सिंबल है। ये वैन हॉफ फैक्टर क्या बोलता है कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट फॉर द सेम कॉन्सेंट्रेशन। अब ये जो इक्वेशन यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, इसका मतलब जरा समझ के देखते हैं। इसका जरा मतलब समझते हैं। तो अपन क्या करेंगे, एज यूजुअल अपना एक पेज यहाँ पर ऐड कर लेते हैं एंड लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस विद अ वेरी नाइस एग्जांपल। ओके, तो देखो अभी आपके पास केस 1 है और केस 2 है। ओके, केस 1 में मैंने आपको बोला कि आपने डाल दिया है यूरिया इन वाटर। क्या डाल दिया आपने? यूरिया इन वाटर। केस 2 में आपने डाल दिया NaCl इन वाटर। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर मैंने बोला आपने 1 मोल यूरिया डाला और यहां पर मैंने बोला आपने 1 मोल NaCl डाला। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दोनों केस में आपने नंबर ऑफ मोल्स तो सेम डाले ना? नंबर ऑफ मोल्स आपने सेम डाले, n इक्वल टू 1 डाला आपने दोनों केस में, ये बरोबर है। अलग अलग कंपाउंड्स के नंबर ऑफ मोल्स आपने सेम डाले, बोलो यस और नो। तो 1 मोल आपने डाल दिया NaCl का भी, यूरिया का भी, तो दोनों केस में जो कॉन्सेंट्रेशन आपने बनाई, जो मोलैरिटी आपने बनाई N/V, वो तो सेम हुई। बट फर्क कहां था, डिफरेंस कहां है? यूरिया जो है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्या ये बात आप समझ रहे? यूरिया क्या है? ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। सर हमें कैसे पता चलेगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? भाई कोवेलेंट कंपाउंड है, ऑर्गेनिक है, तो ऑब्वियसली नॉन इलेक्ट्रोलाइट हुआ। अब इसकी जगह पे आप सुक्रोज भी डाल सकते थे, ग्लूकोज भी डाल सकते थे, एसिटिक एसिड भी डाल सकते थे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कोवेलेंट है, ये जल्दी ब्रेक नहीं होते, डिसोसिएट नहीं होते, ये फंडा है। व्हेन आई से नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, वो डिसोसिएट या ब्रेक नहीं होते। पर NaCl, all of you know this very clearly that it is an electrolyte, yes or no? What do you mean by electrolyte? कि भाई ये immediately this is going to dissociate or break down into Na and Cl, whereas यूरिया में ऐसा नहीं होने वाला। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है ना? तो ये मेजर डिफरेंस था। क्या मेजर डिफरेंस था? कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये मेजर आपका डिफरेंस था। तो केस 1 हमारा सपोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट का है और केस 2 हमारा इलेक्ट्रोलाइट का है। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क क्या पड़ेगा देखते हैं। Now suppose I say 1 mole, so you'll say okay, this is Avogadro number of particles. 1 मोल का मतलब ये एवोगैड्रो नंबर ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल्स हुए कि नहीं हुए? यस एवरीबडी, व्हेन आई से 1 मोल इट इज नथिंग बट एवोगैड्रो नंबर ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल्स। प्लीज टेल मी यस और नो, है ना? एंड व्हाट अबाउट हियर? तो आप बोलोगे सर ये भी सेम, ये एवोगैड्रो नंबर ऑफ NaCl मॉलिक्यूल्स हो गए। तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, करेक्ट है ये, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। नाउ कम्स द डिफरेंस, जो पहले सिखाया ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा। तो इसमें अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इफ आई आस्क यू, फाइनल जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन में, वो कितने होंगे बच्चों? तो वो होंगे Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं यूरिया के। क्लियर है, समझ में आ रहा है? मतलब कि 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। तो आप बोलोगे हाँ बरोबर है, इतने मॉलिक्यूल होंगे यूरिया के। पर केस 2 में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, आप बता सकते हो? कोई बता सकता है कि केस 2 में नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअली कितने हुए? बताओ। तो एक NaCl मॉलिक्यूल में से 2 आयोन्स निकले ना, एक Na का आयन और एक Cl का आयन।
तो Na नंबर ऑफ पार्टिकल में से क्या निकला, तो 2 इंटू Na निकला पार्टिकल्स भाई, 2 इंटू Na आयॉन्स निकले, यानी कि 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 आयॉन्स निकले, यानी कि ये तो डबल ऑफ एवोगैड्रो नंबर हो गया बस। तो क्या बदला, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग लेने से, कंपेयर करने से क्या बदला, क्या समझ में आया कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ये कंप्लीटली डिफरेंट निकले, इवन दो वी स्टार्टेड विद द सेम कॉन्सेंट्रेशन बॉस। यस और नो? ये बात सबके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। तो आप बोलोगे सर ठीक है, सेम कॉन्सेंट्रेशन से शुरू किया, पार्टिकल लास्ट में अलग निकले, ओके, तो इससे फर्क क्या पड़ा? तो भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या था? इट डिपेंड्स ऑन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर, नॉट ऑन नेचर। क्या नंबर बदल गया? बोलो हाँ कि ना। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक्सपेक्ट कर रहा था वो बदल जाएगी, बोलो हाँ कि ना। हेंस प्रूव हो गया, है ना। तो अब यहां पर ऐसा समझते हैं कि समझो मेरे पास एक स्टूडेंट है, वो केस 1 में 1 मोल नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेकर आया, तो उसने सोचा कि सर और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन वाटर में लाया उसने, तो उसने सोचा इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से बढ़ के, लास्ट टाइम बताया था ना वाटर का केबी कितना होता है, 1.86 होता है। कितना होता है? 1.86। तो ये क्या सोच रहा था ये बच्चा, केस 1 वाला जो स्टूडेंट है, वो क्या सोच रहा होगा कि भाई मैं 1 मोल लेके आया हूं, तो पर मोल पर केजी ये इतना बढ़ता है 1.86 केल्विन, तो 1 लीटर पानी में मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया, तो ये 100 से अब इसका नया बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 101.86 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 101.86 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये ऐसा किसने सोचा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाले बच्चे। तो केस 2 में जो बच्चा इलेक्ट्रोलाइट लेके आया सेम 1 मोल, उसने भी सेम ही सोचा ना कि अच्छा मैं भी तो 1 मोल ही लाया हूं, तो मेरा भी बॉइलिंग पॉइंट 101.86 आना चाहिए, लेकिन ये रॉन्ग हो गया। उसका कितना आया, जो इंक्रीज था वो डबल दिखा उसको। पूछो क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, डबल हो गए। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस नाउ? तो जितना उसने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इंक्रीज एक्सपेक्ट किया था, उससे ज्यादा उसको इंक्रीज मिला। कितना? 2 गुना। क्यों? क्योंकि 2 पार्टिकल आए एक की जगह पे, जहां वो 1 गिन रहा था वहां पे 2 पार्टिकल मिल रहे थे। ये बात समझ में आई सभी लोगों को बच्चों? What you expected and what you observed was completely different. Did this go into your head? Please tell me yes or no. Very important concept. Which means that when I am dealing with electrolytes, the expected and the theoretical, expected को मैं theoretical बोलूंगा, जो मैंने calculate करके बताया, और जो observed है, जो actual में मिलेगा, जो theoretical है और जो observed है वो completely different होगा, है ना। और इसी को हम वैन हॉफ फैक्टर बोलते हैं। तो वैन हॉफ बाबा बता के गए थे। बाय द वे ये वैन हॉफ कौन थे? ये वही जो सबसे पहले ऑर्गेनिक के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, कार्बन की टेट्रावैलेंसी, वैन हॉफ और लिबेल, याद है? जो विंग्ड वेज स्ट्रक्चर मैंने सिखाया था आपको, वैन हॉफ, वही वैन हॉफ है ना। तो उन्होंने ही ये बताया कि अगर आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हो और अगर आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, तो दोनों में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप चेक कर रहे हो, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप चेक करते हो? 4 है ना। कौन सी थी? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एंड चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपका जो एक्सपेक्टेड है और जो आपको एक्चुअली मिलेगा, इन दोनों में फर्क आएगा। कब? जब आप इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे, यानी वो मटेरियल जो डिसोसिएट होने वाला है, और फर्क नहीं आएगा जब आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे। क्या ये बात आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो गई? एंड ही कॉल्ड इट द वैन हॉफ फैक्टर, एंड ही सेड कि आई, यानी कि वैन हॉफ फैक्टर, इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो मुझे ये बताना कि इलेक्ट्रोलाइट वाले को मैं ऑब्जर्व्ड लिखूं कि थियोरेटिकल लिखूं? सवाल बहुत इजी है। इलेक्ट्रोलाइट वाले को शुड आई राइट इट एज ऑब्जर्व्ड और शुड आई राइट इट एज एक्सपेक्टेड, यानी कि थियोरेटिकल? क्या लगता है बच्चों?
टेक अ गैस। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एक्चुअल है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें तो रियल मतलब एक्चुअल टूटने के बाद जो फाइनल नंबर जो रियल में मिल रहा है वो नंबर है, तो ऑब्जर्व हुआ ना। और नीचे वाला क्या होगा आप बताओ, थियोरेटिकल, है ना, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इट इज ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल, या फिर आप इस तरह लिखते हो इलेक्ट्रोलाइट अपॉन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कॉन्सेंट्रेशन सेम है, पर एक इलेक्ट्रोलाइट का है एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट का है। ठीक है। ऑल्सो कैन बी डिफाइंड एज, कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, मतलब जितने आपने सोचे थे डिसॉल्व किए वो, और जितने एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स है वो। अभी हेंस प्रूव करके दिखाया मैंने आपको, है ना। सो नाउ इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज, अगर मैं ओरिजिनल जो मेरे इक्वेशंस थे उनको मॉडिफाई करने चाहूं, तो डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट जब मैं चेक कर रहा था, एक मिनट, तो जो मेरे पास एक्सप्रेशंस थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, जैसे कि यहां पर एक प्रिंटिंग एरर छोटा सा, उसको आप चेक ठीक कर लेना बच्चों। डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट होना चाहिए ना, ये रिलेटिव लोअरिंग था ना, वो अपॉन P1 नॉट नहीं लिखा हुआ, आप करेक्शन कर लेना प्लीज। पेज नंबर आपको सामने सामने दिख रहा है, गलती मत करना, और अभी करेक्शंस नहीं करोगे तो आगे प्रॉब्लम होगी आपको। तो डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट वाला जो एक्सप्रेशन था वो था W2 M1 अपॉन W1 M2, पर उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया बताओ, मैंने I से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि ये I जो है ये वैन टॉप फैक्टर, ये मेरा करेक्शन फैक्टर है, मतलब कि जो मेरी जो एरर आ रहा है, मेरा एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व का जो एरर आ रहा है ना, उसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना, सिर्फ उसको वैन टॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नया नहीं सीख रहे हो, ये इक्वेशन आपने ऑलरेडी लर्न किए हैं, ऑलरेडी आपने हर एक इक्वेशन को मार्क किया है, सिर्फ हर इक्वेशन के आगे क्या लगा देना है आपने, छोटा वाला I लगा देना है। देखो डेल्टा टीबी को हम लोगों ने क्या लिखा था, 1000 kb W2 अपॉन M2 इंटू W1, बस उसको मल्टीप्लाई बाय I कर दिया। देखो आप देख सकते हैं आपके सामने। सेम वे डेल्टा TF देख लो, मल्टीप्लाई बाय I कर दिया, बाकी इक्वेशन सेम। पाई देख लो, मल्टीप्लाई बाय I कर दिया, बाकी इक्वेशन सेम। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो बच्चों? तो कुछ बहुत बड़ा नया चीज नहीं है, सिर्फ आपको I से मल्टीप्लाई करना है। जो ऑलरेडी इक्वेशन आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के देख लिए हैं, उसको आपको I से मल्टीप्लाई करके देखना है। आई होप ये बात सबको क्रिस्टल क्लियर हुई होगी, समझ में आया हुआ होगा कि क्या किया हमने। We just multiplied the Van 't Hoff factor to make corrections for the difference in what we expected, यानी what we theoretically calculated and what we actually ended up observing। क्या ये बात समझ में आई? Yes or no? बढ़िया, मार्किंग प्रॉपरली करके लो, गड़बड़ नहीं करना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नेक्स्ट जो छोटा सा एक पैराग्राफ दिख रहा है आपको, उसमें क्या लिखा हुआ है, हेडिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ईजी है। सपोज मैं आपको NaCl के 100 मॉलिक्यूल्स देता हूं, कितने देता हूं, 100 मॉलिक्यूल्स, और मैं आपको बोलता हूं इसको पानी में घोल दो या हीट कर दो, तो आप बोलोगे ठीक है। जैसे ही हीट किया या वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या होने वाला है, 100 Na प्लस 100 Cl माइनस, ऐसा होगा। इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं डिसोसिएशन, और इन मोस्ट केसेस यू विल आल्सो नो इट एज आयोनाइजेशन, बट डिसोसिएशन ज्यादा बेहतर वर्ड है। आयोनाइजेशन भी कह सकते हो, यानी कि मॉलिक्यूल के अब आयोन्स बन गए। क्या ये बात समझ में आई? बट डिसोसिएशन इज द करेक्ट टर्म। बॉन्ड ब्रेकिंग भी कहते हो, बहुत लेमैन टर्म्स में
सिंपल सादी भाषा में बॉन्ड ब्रेकिंग भी कह सकते थे आप। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो NaCl के बन गए, यानी कि सारे के सारे आयॉन्स बन गए। तो मुझे बताना 100 में से पूरे के पूरे 100 डिसोसिएट हुए। ये बात अग्री करते हो? बोलो हाँ कि ना। 100 मॉलिक्यूल मैंने शुरुआत में लिए, आई स्टार्टेड विद 100 मॉलिक्यूल्स, ऑल 100 डिसोसिएटेड, यानी डिसोसिएशन पूरा का पूरा हुआ, 100% हुआ। क्यों हुआ ये? क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड था ना बच्चों। केमिकल बॉन्डिंग में तो मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं ये। देन आयोनिक बॉन्ड्स रेडिली डिसोसिएट हो जाएंगे पानी में डिसॉल्व करने पे या हीट करने पे, जबकि कोवेलेंट एक्चुअली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो नहीं डिसॉल्व होते जल्दी, पोलैरिटी भी नहीं हो रही उनमें ज्यादा अगर किसी में। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा यहां पर कितना है? 100/100 है पूरा। तो इसीलिए हम बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 1 मतलब 1:1 रेशियो में ये डिसोसिएट हुआ, पूरा का पूरा हुआ, तो 1 हुआ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, आपने 100 मॉलिक्यूल लिए एसिटिक एसिड के। किसके लिए? किसके मॉलिक्यूल लिए? 100 एसिटिक एसिड के। एसिटिक एसिड कैसा कंपाउंड है? आप बोलोगे सर कोवैलेंट है और ऑर्गेनिक है, तो क्या ये आसानी से डिसोसिएट होता है? मेरा सवाल आपसे ये, नहीं होता। बहुत अच्छे। तो यहां पर क्या होता है कि भाई एक H+ मिला मुश्किल से, एक CH3COO- मिला, प्लस 99 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के अनडिसोसिएटेड रह गए बच्चों। कैसे रह गए? कैसे रह गए? अनडिसोसिएटेड, एज इट इज रह गए। तो अब आप मुझे बताएंगे कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा कितना हुआ? तो मैं बोलूंगा भाई 100 में से केवल एक ही डिसोसिएट हुआ, मतलब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ 0.01। बात समझ में आ रही है आपको? इससे क्या पता चला कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है। इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगेन ये वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रोलाइट किसको हम बोलते हैं? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। बात समझ रहे हो? और जो डिसोसिएट एकदम ना के बराबर हो, 0.01, देख रहे हो, एकदम वेरी लेस डिसोसिएशन, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब समझना जरा बात को। दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच इज नोन एज अल्फा कैन बी बिटवीन, अल्फा कैन range between 0 to 1। जिसका 100% डिसोसिएशन हो जाएगा तो 100/100 यानी कि 1 हुआ, और जिसका एकदम कम होगा, क्लोज टू 0, तो इसका रेंज क्या होगा बताओ? 0 to 1, मैक्सिमम रेंज इतना ही होगा। बोलो हाँ कि ना। क्या बात आप लोगों को समझ में आई? कितने मॉलिक्यूल आपने शुरू में लिए थे और उसमें से कितने टूट गए, कितने डिसोसिएट हो गए, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या ये बात आप लोगों के भेजे में गई? बोलो हाँ कि ना। बढ़िया। तो अब जरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को चेक करते हैं थियोरी के कॉन्टेक्स्ट में। अब वो लोग ने आपको A, B, X, Y ऐसे ऐसे बहुत सारे चीजें दी हुई हैं, ज्यादा उसमें टेंशन नहीं लेना है, बहुत सिंप्लीफाई करके देखेंगे आप। इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अभी बताया मैंने। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो कैसे होते हैं? कंप्लीटली डिसोसिएटेड। तो इनके बाजू में क्या मैं ऐसा लिख दूं, अल्फा इक्वल टू 1, तो चलेगा? फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा इक्वल टू 1, विल दिस मेक सेंस? यस, है ना? और ये आपकी जो स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक है उसकी भयंकर स्पेलिंग से बचिए प्लीज। इलेक्ट्रोलाइट्स, हाँ,
इलेक्ट्रोलाइट्स को ये लोग ने इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसा लिखा हुआ है, क्या स्पेलिंग, वेरी स्पेलिंग, वेयर गो कि इंग्लिश जैसे सलमान भाई की पिक्चर से स्क्रिप्ट और लॉजिक गायब है, यहाँ से अंग्रेजी गायब है भाई। मैं सीरियसली किसी दिन सलमान भाई के फैन मारने वाले हैं मुझे। सो ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये इंपॉर्टेंट है, और इसको समझ लिया अगर हमने एक बार, तो उसको अब वेंट ऑफ फैक्टर से कोरिलेट करते हैं, है ना। तो देखो, कंसिडर एन इलेक्ट्रोलाइट AXBY। अब ये AXBY क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे बोल दूं कि भाई Na2CO3, ये एक सॉल्ट है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, Na2CO3, मतलब CO3 पूरा एक है, या अच्छा उससे भी आसान कर दो ना, CaCl2 कर दो, चलो CaCl2, Ca1 और Cl2 ऐसा है ना, तो AXBY ऐसा हो। अब ये डिसोसिएट कैसे होता है? तो ये XAY प्लस YBZ माइनस, अब बोलोगे सर ये क्या आ गया, X तक तो ठीक था, Y तक तो ठीक था, ये Z कहां घुसा दिया इन्होंने बीच में? Z आना चाहिए क्या वहां पे? सोचने वाली बात है। देखो, ये इनकी प्रिंटिंग एरर की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले बताओ Z आना चाहिए क्या यहाँ पे? बिल्कुल नहीं भैया, यहाँ पे X आना चाहिए, ठीक है। जस्ट थिंक ऑफ इट दिस वे, मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया, CaCl2, है ना। तो A की जगह पे कैल्शियम है, X की जगह पे 1 है, B की जगह पे क्लोरीन है, Y की जगह पे 2 है। ये बात क्लियर हो रही है? आप लोग कोरिलेट कर पा रहे हो? अब आपके पास 1Ca2 प्लस होगा ना, प्लस 2Cl माइनस 1 होगा। तो Z कहां से घुसा दिए बीच में? उसको X करो, अपनी टेक्स्ट बुक लो, चेंजेस करो, नहीं तो बाद में आपको कुछ समझेगा नहीं बच्चों। सबने चेंजेस कर लिए ना? तो ये चेंजेस कर लेना, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैंने थोड़ा जूम करके आपको दिखा दिया, मैं जरा वापस इसको औकात पे ले आता हूँ। तो वहां पर आपका X होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया, ये एग्जाम्पल है। अब इनिशियली आपके रिएजेंट जिससे आपने शुरुआत की थी वो आपके पास पूरा 1 मोल था, और डिसोसिएशन तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। जैसे जैसे धीरे धीरे डिसोसिएशन शुरू होगा वैसे वैसे वो प्रोडक्ट बढ़ेंगे ना। तो शुरू में ये 0 था। अभी एट इक्विलिब्रियम ये 1 माइनस अल्फा निकल ये बच गया, और ये x अल्फा ये y अल्फा बचा। ये टोटल बाउंसर जाता है, ये वाला लाइन जो है ना टोटल बाउंसर जाता है बच्चों। तो जरा समझा दूं आपको, अच्छे से समझाता हूँ। देखो वो क्या बोल रहा है कि AXBY ये कंपाउंड है, XA प्लस प्लस YB माइनस, सिंपल है। XAY प्लस और YB X माइनस, है ना, ऐसा है। अच्छा, ये डिसोसिएशन दिखा रहा है। उसके कहने का मतलब समझो, ये शुरू में मेरे पास 1 मोल था, यू स्टार्टेड विद 1 मोल, मतलब जो भी रिएजेंट आपके पास था स्टार्ट में आपने उसका 1 मोल लिया। बिफोर द डिसोसिएशन बिगिंस, बिफोर द रिएक्शन स्टार्ट्स, प्रोडक्ट तो आपके पास 0 मोल है। ये तो इजी है, रिएजेंट पूरा 1 मोल पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट 0 है। मेरे पास आटा बहुत सारा है, रोटियां है ही नहीं। आटे की रोटियां बनाऊंगा तो आटा खत्म हो जाएगा, रोटियां बढ़ जाएंगी। वैसे ही ये है, रिएजेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट 1 मोल है, प्रोडक्ट 0 है।
धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। ये समझ में आया सबको? हाँ कि ना? अब देखना रिएक्टेंट कितना कम होगा, रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी कम होगी। ये 1 माइनस अल्फा कम होगी, यानी कि ये 1 मोल में से कितने मोल डिसोसिएट हुए, अल्फा मोल डिसोसिएट हुए, उसका अल्फा प्रतिशत, अल्फा परसेंट जाने वाला है ना। सपोज वो 0.1% जाने वाला है, 1% जाने वाला है, 10% जाने वाला है, तो उतना पार्ट चला गया, उतना पार्ट चला गया। तो ये इस x को अगर मैं इग्नोर करूं, x को इग्नोर करूं, तो अगर ये अल्फा इसमें से निकला तो इसका अल्फा बना, इसका अल्फा बना, और यहां पर x था तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर y था तो इसको y से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा देखना, अभी भी इतना क्लियर नहीं होता जब तक कि आप एग्जाम्पल से ना समझो। Na2PO3, ऐसा करो, एक काम करो ऐसे, कौन सा एग्जाम्पल है? Ca3PO4 ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट एग्जाम्पल ले लिया मैंने जिसमें आपको समझ में आएगा अच्छे से। कैल्शियम फॉस्फेट ले लिया, इसका डिसोसिएशन करना है, तो 3 टाइम्स ऑफ Ca3 प्लस आएगा, Ca2 प्लस आएगा, मतलब 3 टाइम्स ऑफ कैल्शियम विथ 2 प्लस चार्ज, और 2 टाइम्स ऑफ फॉस्फेट विथ 3 माइनस चार्ज। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही बात? ये वही है जो ऊपर लिखा है, उसी का एग्जाम्पल है। अब सपोज मैं आपको ये बोलूं कि इसका 0.9 टाइम्स डिसोसिएशन होने वाला है। कितना? 0.9, मतलब हर एक मोल में से 0.9 मोल डिसोसिएट होने वाला है। तो बचा कितना? एक मोल में से 0.9 मोल डिसोसिएट हो गया। समझ में आया? ऐसा है, एक मोल में से 0.9 हो गया, डिसोसिएट हो गया, है कि नहीं? तो ये 3 इंटू 0.9 बना, प्लस ये 2 इंटू 0.9 बना। ये समझ में आया सब बच्चों को? अभी ये 2 इधर आया, देखो ये वाला, ये 3 इधर आया, ये, और ये जो अल्फा था वो इधर मल्टीप्लाई किया है। बस यही फंडा आपको मैं समझा रहा हूं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा सबको एग्जाम्पल के साथ। बोलो हाँ कि ना? यस, ओके। तो अब जरा वापस आते हैं यहाँ, अब जरा ये समझते हैं, अब ये आसानी लगेगा कि यहां पर बोला 1 माइनस अल्फा, ये एक्स अल्फा, ये वाई अल्फा, ठीक है। ये इतना बचे हुए मोल्स हैं, इतने बचे हुए मोल्स हैं। कब? जब इक्विलिब्रियम आ गया तब, एट इक्विलिब्रियम इतने बचे हुए। तो टोटल मोल्स कितने हुए भाई बचे हुए? 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस वाई माइनस 1, so 1 plus alpha into n minus 1, where n is x plus y, where n is x plus y। क्या किया मैंने? ये जो 3 मुझे अलग अलग वैल्यू मिली थी ना, इसको मैंने ऐड कर दिया बस। तो उस सॉल्यूशन में अब कितने मोल्स तैर रहे हैं? 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, तीनों को जोड़ दो, आंसर आ गया। और x प्लस वाई को बोल दो n, x प्लस वाई को क्या बोलेंगे? n। सो अब मेरा जो वैन ऑफ फैक्टर है वो मैंने क्या बोला था? एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन ओरिजिनल। आपने ओरिजिनल तो 1 मोल से शुरुआत की थी, और एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स आपको कितने मिले? ये वाले। तो क्या करना है आपको? सिर्फ वैन ऑफ फैक्टर में दोनों को सब्स्टिट्यूट करना है। 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1 अपॉन। सो देयरफॉर आपका मेन इक्वेशन बन जाता है वैन ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच का जो
रिलेशन है वो ये है, अल्फा इज i माइनस वन अपॉन n माइनस वन। ध्यान से सुनना फिर से, अल्फा इज इक्वल टू i माइनस वन अपॉन n माइनस वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट equation where we have to study the relation between Van't Hoff factor and degree of dissociation. Van't Hoff factor क्या है? I. Degree of dissociation क्या है? अल्फा। चलो ये मार्क करके रखो अच्छे से बच्चों सभी लोग। चलो तो ये हो गया आपका Van't Hoff factor and its relation with alpha, that is degree of dissociation। तो यहां पर जो थियरी पार्ट है पूरा इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाता है, डन हो जाता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं जो सॉल्व में भी अपने बाकी हैं और कुछ अनसॉल्व वाले भी अपने को करने हैं। तो यहाँ पर अपन थियरी लेक्चर इसका ख़त्म कर रहे हैं, थियरी पार्ट पूरा इस चैप्टर का। न्यूमेरिकल्स में एक अलग से एक पूरा सेशन लूँगा जहाँ पे इस चैप्टर के सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओनली फॉर्मूले एंड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला शीट लिखवाऊंगा इसकी, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे, सॉल्व भी अनसॉल्व भी। थोड़े बहुत तो हमने किए, वाइल डूइंग द थियरी भी हमने किए, बट एक सेपरेट डेडिकेटेड सेशन होगा अपना सिर्फ न्यूमेरिकल्स का। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये खत्म होता है।